आज हम आप लोग को जो है क्लास 10th में पूछे जाने वाले हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग का एग्जाम नजदीक आ गया है तो सोचे कि हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा दें। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। अगर इस तरह से चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल न भूलेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। तो बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में जो बुढ़ापा है ये जो है भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? इसमें भी 4 ऑप्शन है, 4, 3, 5 और 2। तो इस चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा? विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद। अगला क्वेश्चन है, आपने क्या खाया है? इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, 4 ऑप्शन देखते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आपने क्या खाया है या जो आपका कह रहा है कौन सा सर्वनाम है, तो ये होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। मतलब इससे प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, भविष्यत काल कितने प्रकार के होते हैं? भविष्यत काल जो है कितने प्रकार के होते हैं? 4, 3, 2 या 5। तो भविष्यत काल जो है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, भविष्यत काल जो है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्वयोधन का संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, द्वयोधन का संधि विच्छेद क्या है? दधि जोड़ उदन। दूसरा ऑप्शन है दधि जोड़ ओदन। तीसरा ऑप्शन है दधि जोड़ उदन और चौथा ऑप्शन है दधि जोड़ औदन। तो इसका जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दधि जोड़ ओदन। दधियोदन का जो संधि विच्छेद होगा हमारा दधि जोड़ ओदन। अगला क्वेश्चन है, राम ने भिखारी को पैसे दिए। ठीक है, राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस प्रकार की विभक्ति है? ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन? राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस प्रकार की विभक्ति है? कर्म है, संप्रदान है, संबंध है या करण है? तो राम ने भिखारी को पैसे दिए, इसका आंसर हो जाएगा कर्म। यहाँ जो को है ये कर्म को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? कर्म को। अगला क्वेश्चन है, लौह पुरुष कौन सा समास है? लौह पुरुष कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, नंद समास है, कर्मधारय समास है या दीर्घ समास है? तो लौह पुरुष जो है हमारा कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन है, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? नी, निर, नी या निर? तो इसका जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि निर होगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? ठीक है, यहाँ 4 शब्द दिया गया है, इसमें आपको पता करना है कि चारों शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है। सोनित, सोनित, सोनित या ये सोनित। इस चारों में जो है कौन सा शब्द शुद्ध है? तो सोनित लिखने का जो शुद्धता अक्षर है, शब्द है, ये होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किस में परिवर्तित हो जाता है? ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन? यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किस में परिवर्तित हो जाता है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है, आय, अय, औ या अव। तो इसका जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अय।
ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए जो है ऐ में बदल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपके दर्शन कब होंगे, मैंने यह काम करा है, प्यास से ओंठ सूख रहा था, या मेरा बात सुनो। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कह रहा है वाक्य शुद्ध जो है चुनना है इसमें। तो इसका जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपके दर्शन कब होंगे, यह जो है इस चारों में शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन है कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। हाथ धोना, सफाई करना, चोरी करना या गंदगी फैलाना। तो हाथ साफ करना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है उसका मतलब होता है चोरी करना। क्या होता है, चोरी करना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। हितैषी, हितैषी, हितैषी या हितैषी। इस सब हितैषी ही लिखा हुआ है, लेकिन इस चारों में से कौन सा शब्द शुद्ध है इसको आपको चुनना है। तो इसका ऑप्शन होगा सी, ये हितैषी जो है आपका शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है अंतिम में कौन सा प्रत्यय है। अंतिम में कौन सा प्रत्यय है। म, तिम, इम या तम। तो अंतिम में जो है हमारा इम प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इम, यानी ऑप्शन नंबर सी। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। ठीक है, देखते हैं चार ऑप्शन में। दीर्घ समास है, अव्ययी भाव समास है, बहुव्रीहि समास है या नन समास है। तो अष्टाध्यायी में जो है दीर्घ समास है। कौन सा समास है, दीर्घ समास है ये। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से सुन लेते एक बार। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व अप्रत्यक्ष कारण क्या है। सती प्रथा, दहेज प्रथा, जाति प्रथा या बाल विवाह प्रथा। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा सी, यानी कि भारत में जो बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण जो है हमारा जाति प्रथा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पेड़ पर कमरा किसकी रचना है। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है। विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी, अमरकांत या यतीन्द्र मिश्र। तो इसका जो आंसर होगा पेड़ पर कमरा, ये जो रचना है हमारा है विनोद कुमार शुक्ल का है। किसका है, विनोद कुमार शुक्ल का है। अगला क्वेश्चन है B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। ढहते विश्वास, दही वाली मगम्मा, नगर या माँ। तो B.R. नारायणन ने जो है जो कहानी का अनुवाद किया है वो उसका आंसर होगा हमारा दही वाली मगम्मा। B.R. नारायण जो है दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवाद किया है। अगला क्वेश्चन है कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ। कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ। 1961 में, 1962 में, 1963 में या 1965 में। तो कवित्री अनामिका का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1961 ईस्वी में। कब हुआ था, 1961 ईस्वी में। घनानंद की भाषा क्या है। ठीक है, घनानंद की भाषा क्या है। अवधी, ब्रजभाषा, प्राकृत या पाली। तो घनानंद की जो भाषा है हमारा वो है ब्रजभाषा है। क्या है, कौन सी भाषा है, ब्रजभाषा है। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार या गिरधर के अनुसार। तो
खोखा के अनुसार जो है वो सिद्धांत बदल दिए थे। कौन? ये किसके आ रहा है क्वेश्चन की किसके अनुसार? सेनों ने जो है खोखा के अनुसार अपने सिद्धांत को बदल दिया था। अगला क्वेश्चन है, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? ठीक है, क्वेश्चन को फिर से सुन लेते हैं एक बार। दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? हेकल को, हकर्स को, वारेन हेस्टिंग को या विलियम जोन्स को मिला था? तो दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा जो है वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। अगला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास किस भाषा में अनुदित है? ढहते विश्वास किस भाषा में अनुदित है? कन्नड़ भाषा में है, तमिल में है, उड़ीसा में या गुजराती में? तो ढहते विश्वास जो है यह उड़ीसा भाषा में अनुदित है। किस भाषा में है? उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? ठीक है, 4 ऑप्शन देख रहे थे इसमें। जिम्नानंद दास, अनामिका, सुमित्रानंद पंत या रेनर मारिया रिल्के ने? तो दूर चट्टानों की गोद में, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में, इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा रेनर मारिया रिल्के। तो दूर चट्टानों की ठंडी गोद में जो है इस कवि की पंक्ति जो है रेनर मारिया रिल्के है। अगला क्वेश्चन है, जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविन्द्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। मन विहंगम, वन लता सेन, रूपसी बांग्ला या झरा पालक? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वन लता सेन। जो जिम्नानंद दास की जो कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविन्द्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है वो है वन लता सेन। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? पुस्तक की शिक्षा, यंत्रों की शिक्षा, बुद्धि की शिक्षा या हृदय की शिक्षा? तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का जो अभिप्राय है वो है हृदय की शिक्षा। क्या है अभिप्राय? हृदय की शिक्षा से है। अगला क्वेश्चन है, अवेन्यू में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन? अवेन्यू में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? 4 ऑप्शन दिया गया इसमें, 27, 28, 29 या 30। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 27 हो जाएगा। यानी अवेन्यू ने जो है 19 दिनों में 19 दिनों में प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की थी? तो 27 गद्य की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? उड़ीसा, गुजराती, राजस्थानी या कन्नड़? तो धरती कब तक घूमेगी यह जो भाषा जो है राजस्थानी कहानी से अनुदित है। किससे है? राजस्थानी। पापाती को कौन सा रोग था? पापाती को कौन सा रोग था? टिटनेस, हैजा, कैंसर या मेनिंजाइटिस? क्या है? 4 रोग इसमें है, टिटनेस,
हैजा, कैंसर या मेनिंजाइटिस। तो इसका जो रोग होगा यह है मेनिंजाइटिस। वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ठीक है, क्वेश्चन को फिर से दोहरा लेते हैं। वीरेन डंगवाल को किस कवि के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? इसी दुनिया में, दुष्चक्र की सृष्टा, पहल पुस्तिका या कवि ने कहा। तो वीरेन डंगवाल को जो दुष्ट में सृष्टा कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था? दुष्ट चक्र के लिए, चक्र में सृष्टा के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है? परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? सबकी बुद्धि भारतीय हो गई, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, सबकी बुद्धि आध्यात्मिक हो गई या उपयुक्त सभी। तो परदेश की विद्या पढ़ने की जो परिणाम हुई वो सबकी बुद्धि आध्यात्मिक हो गई। ठीक है, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? ईश्वर पेटलिकर, सात कोड़ी होता, सुजाता या श्रीनिवास। तो कहानी जो है सुजाता लेखक द्वारा रचित कहानी है। किसके द्वारा रचित कहानी है? सुजाता के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन? लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? मनुष्यता का, सभ्यता का, पाश्चात्यवृत्ति का या सौंदर्य का? तो लेखक के अनुसार जो है मनुष्य के नाखून जो है पाश्चात्यवृत्ति का जो है जीवंत का प्रतीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? 1907 में, 1906 में, 1905 में या 1904 में? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1907 में। कब हुआ था? 1907 में। रही रास किसकी रचना है? रही रास किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक या घनानंद? तो हरि रास जो रचना है वो रचना है गुरु नानक की। किसकी रचना है? गुरु नानक की रचना है। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? अच्युत्य, गुणनिधि, लक्ष्मण या शंकर? तो लक्ष्मी के जो बड़े पुत्र का जो नाम था वो था अच्युत्य। अगला क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? क्या है क्वेश्चन? एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? लुटेरों से, देश की दुश्मनों से, नादिरों से या इनमें से कोई नहीं? तो एक वृक्ष की हत्या जो है वो इसका जो आंसर होगा हमारा नादिरों से बचाने की बात करता है। किससे बचाने की बात करता है? नादिरों से, नादिरों से। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? ठीक है, क्या है क्वेश्चन? गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें। 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक, 1892 ईस्वी से 1913 ईस्वी तक, 1894 ईस्वी से 1914 तक, 1893 से 1913 तक। तो गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से प्रवास जो था 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक था। अगला क्वेश्चन है, जब पंडित बिरजू महाराज को
संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? ठीक है, क्या क्वेश्चन? जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उसकी उम्र क्या थी? 27 वर्ष, 26 वर्ष, 25 वर्ष या 24 वर्ष? तो इसकी उम्र थी 27 वर्ष। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था तब उनकी उम्र कितनी थी? 27 वर्ष थी। कवि ने माली मालिन किसे कहा? ठीक है, शंकर पार्वती, गणेश लक्ष्मी, कृष्ण राधा या राम सीता? तो कवि ने मालिन जो है कृष्ण राधा को कहा था। किसको कहा था? कृष्ण राधा को कहा था। अगला क्वेश्चन है, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थीं? मंगू के अलावा उसकी माँ को कितनी संतानें थीं? 2, 3, 4 या 1? तो मंगू के अलावा जो था उसकी माँ को 3 संतानें थीं। कितने संतानें थीं? 3 संतानें थीं। अगय का जन्म कब हुआ? अगय का जन्म कब हुआ? 1910 में, 1911 में, 1912 में या 1913 में? तो अगय का जन्म हुआ था 1911 में। कब हुआ था? 1911 में। दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? रसीम रथी, संस्कृति की 4 अध्याय, उर्वशी या रेणुका? तो दिनकर की जो है, दिनकर की उर्वशी कीर्ति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था? उर्वशी के लिए। अगला क्वेश्चन है, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? निबंध है, कहानी है, व्यक्ति चित्र है या साक्षात्कार है? तो नौबत खाने में इबादत जो है व्यक्ति चित्र है। साहित्य की व्यक्ति चित्र विद्या है। कौन सी विद्या है? व्यक्ति चित्र विद्या है। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? ठीक है, क्या क्वेश्चन? पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं? 6ठी पीढ़ी, 7वीं पीढ़ी, 9वीं पीढ़ी या 8वीं पीढ़ी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 7वीं पीढ़ी। पंडित बिरजू महाराज जो थे लखनऊ घराने की 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं। अगला क्वेश्चन है, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? ठीक है, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था? 50 रुपए, 75 रुपए, 100 रुपए या 60 रुपए? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 50 रुपया। सीता के बेटों ने सीता को 50 रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे? क्या कह रहा है क्वेश्चन? उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? 8वीं सदी से, 6ठी सदी से, 9वीं सदी से या 4थी सदी से? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 8वीं सदी से। उत्तर भारत से जो है नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? 10 रुपए, 11 रुपए, 12 रुपए या 13 रुपए? तो बहादुर पर जो है 11 रुपए चोरी का इल्जाम लगा था। कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? 11 रुपए की। अगला क्वेश्चन है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया?
भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया? आदर्श, काल्पनिक, यथा तथ्य या इनमें से कोई नहीं। तो भारत माता कविता में जो है भारत का यथा तथ्य चित्र प्रस्तुत किया गया। अगला क्वेश्चन है और लास्ट है हमारा ये क्वेश्चन, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? ठीक है, क्या है क्वेश्चन? जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? विच्छिन्न, अविच्छिन्न या विच्छिन्न अविच्छिन्न दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों। ठीक है, तो इसी के साथ हम आप लोग को टोटल क्वेश्चन करवा दिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और इस तरह से चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल न भूलेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हमारी वीडियो।